उजागर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं से चौथे स्तंभ को भी दबाया जा रहा है, मीडिया को भी दबाया जा रहा है और खबरें बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अच्छा भैया, एक चीज जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दर्जा दिया गया और इनकी स्मृतियां 84 देश में लग चुकी है। ये देश के नेता नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा मानी जाती है जो लोग जीते हैं। ऐसे में हमारे देश में इस इंसान के प्रति दो विचारधाराएं काम कर रही है। क्या ये विचारधारा कभी एक होगी भी? नहीं, निश्चित रूप से एक नहीं हो सकती है। एक वैसी विचारधारा जो कि महात्मा के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हुए, महात्मा की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा, भाईचारा की विचारधारा, शांति का संदेश, और एक तरफ उसके एकदम उलट जहाँ की महात्मा को किसी ने गोली मारी। जिस व्यक्ति को आप महात्मा कह रहे हैं, जो व्यक्ति पूरे देश में संत घोषित हो चुका, जिस व्यक्ति ने देश की हर एक लड़ाई, हर एक वर्ग को लेकर, हर एक जाति को लेकर, हर एक संवर्ग को लेकर, युवा, बूढ़े, बच्चे, सबको लेकर जिसने लड़ाई लड़ी, उसके उलट विचारधारा, वो कभी एक होने का सवाल ही नहीं होता है। ये मतलब ये केवल मेरे ऐसे विचार नहीं है। आप नाथूराम गोडसे को आप स्वीकार कर सकते हैं, जिन्होंने महात्मा की हत्या की, और जिन लोगों का उसमें हाथ रहा हो, देश ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसमें कोई केवल थोपने की बात नहीं है। आप महात्मा को फूल माला हम चढ़ा देते हैं, लेकिन उनको आत्मसात करने की हमने कभी कोशिश की है इन 75 वर्षों में? वही तो मैं कह रहा था कि अमृत महोत्सव मनाने का क्या तात्पर्य है, जबकि हम महात्मा गांधी के विचारधारा को ही नहीं आगे ला पा रहे हैं। उनको फूल माला चढ़ा, सरदार पटेल को उनकी मूर्ति बनवा दे रहे हैं उतनी ऊंची ऊंची।
लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, जिस प्रकार से देश को एकता में पिरोना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे, क्या आज ये विचारधाराएं जो अलग अलग विचारधाराएं हैं देश को बांटने का काम नहीं कर रही हैं? हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई अन्य जाति वर्ग हो, आप देखें हर जगह इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये तो सभी राजनीतिक दलों को, सभी पार्टियों को, सभी लोगों को एक मंच पर आकर ये सोचना होगा। एक बार ये खाली कर देने से कि हम महात्मा के विचारों को जीते और आत्मसात करने की बात नहीं, शब्दों में नहीं होना चाहिए। ये बातें हम लोगों को सड़क पे दिखनी चाहिए, संसद में दिखनी चाहिए और लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आज ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों के कारण कि उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनके शांति के संदेश को, उनके अहिंसा के संदेश को धता बता रहे हैं लोग, लेकिन कल इस बात से जब हमें नुकसान होने लगेगा, उनको नुकसान होने लगेगा, तब उनको ये पता चलेगा कि महात्मा के विचार क्या थे, उनकी बातें क्या थी, उनको किस प्रकार से हमें आत्मसात करना। आप महात्मा गांधी के माला अर्पण किए हुए हैं, लोगों को किस तरह से संदेश देंगे आप? देखिए, स्वाभाविक बात है, आज 150 साल से ऊपर हो गए हैं। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती हम लोग देश में मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज इस दिन की जो महत्ता है उसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, हमारे देश के जो लोग हैं और ख़ास तौर से आज की जो हम लोगों की युवा पीढ़ी है, उसे हम क्या संदेश देना चाहते हैं आज उनकी इस जयंती के अवसर पर, जहाँ की हम देख रहे हैं कि देश में कई सारी विचारधाराएं आज के समय में उद्वेलित हो रही हैं, अपने बात को कहने को आगे आ रही हैं। वहाँ मुझे लगता है कि आज 153 वर्ष के बाद जब आज हम उनकी 153वीं जयंती मना रहे हैं, तो हमें ये समझने की जरूरत होगी कि कौन आज महात्मा के विचारों के साथ, कौन ऐसे लोग हैं जो कि खड़े हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि महात्मा की विचारधाराओं को छोड़कर अन्य जो विचारधारा हैं, जिन्होंने उनकी हत्या की, नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति, उनकी विचारधाराओं को कौन इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये आज हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, शहीदों के परिवार रहे हैं, आज देश में 75वां अमृत महोत्सव हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार धूमधाम से हर जगह सोच रही है कि अमृत महोत्सव, हर संस्थान को ये बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। किस बात का अमृत महोत्सव, जब तक कि अगर महात्मा के सपनों को हम साकार नहीं कर सकते हैं अगर देश में, तो कोई अमृत महोत्सव मनाने का इस देश में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यही मेरा कहना होगा और आग्रह होगा देश के युवाओं से कि हम अगर महात्मा गांधी जिस प्रकार से अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया, उस प्रकार की विचारधारा को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को प्रगति के मार्ग में ले आना चाहते हैं और देश के विश्व स्तर पर अपने देश का नाम हम ऊंचा करना चाहते हैं, तो महात्मा को हम छोड़ नहीं सकते। और उनकी हत्या करने वाले लोग, उनके विचारों को नहीं मानने वाले लोग, उनके विचारों को लेकर हम आगे अपने देश में बढ़ नहीं सकते। लाल बहादुर शास्त्री का उनका भी आज उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। किसान चुनाव, इसके बारे में क्या कहना है? निश्चित तौर में जिस तरह से किसानों की हालत है आज, और उसी प्रकार से जवानों की हालत भी अगर देखें तो दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जवान आज चाइना बॉर्डर पर देखें आप तो संघर्ष कर रहे हैं, चाइना के साथ हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं, हम उनके साथ एक कड़ा रुख नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या कारण है ऐसे, क्या मजबूरियां हैं हमारी सरकार की और देश में आज के समय में जो सरकार है, क्या ऐसा कारण है कि हम चीन को आंख नहीं दिखा पा रहे हैं? तो वहाँ जवान हमारे सफ़र कर रहे हैं। आपको विगत पिछले वर्ष पता होगा कि बिहार रेजिमेंट के 24 जवान शहीद हो गए थे वहाँ। तो कैसी क्या नीति है इस सरकार की
कि जवानों की भी वही दुर्दशा है जो कि किसानों का है। किसान आज देखिए, आप कहते हैं, हम आप सभी ये सोचते होंगे कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं वो तो एक मुट्ठी भर किसान है, लेकिन वही मुट्ठी भर किसान पूरे देश में किसानों को आंदोलित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी भारत बंद हुआ था, कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि इतने लोग कम सड़कों पर उतरे, ये बंद सफल नहीं रहा, लेकिन किसान आज पूरे देश में आंदोलित है। किसान को उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसानों को ये डर सता रहा है कि ये जो नए 3 कृषि कानून आए हैं, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि किसानों के हित में बिल लाया गया। नहीं, बिल अगर लाया गया है तो उसमें एक बात गौर करने की जरूरत है कि जिस प्रकार से आज आपको केंद्र सरकार का चेहरा, असली चेहरा सामने आ गया। केंद्र सरकार पैसे जुटाने के लिए, चूंकि पैसे नहीं है, जुटाने के लिए अपनी संपत्तियां बेच रही है। उसी प्रकार से किसानों की जमीनों को भी लेकर क्या चाहती है केंद्र सरकार की, किसान के जो खेत हैं, जो जमीन है, उनको उसमें जहाँ वो अपना उत्पाद उपजाऊ करते थे, उपजाते थे, उन जमीनों को प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देना चाहती है। उससे वो उत्पाद अपना उगाएंगे और वो किसानों का उत्पाद बाजार में बेचेंगे, तो किसान का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आगे कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि सारी जमीनें, जिस प्रकार से परिसंपत्तियां बेचने की कोशिश कर रही है भारत सरकार, उस तरह से किसानों की जमीनों को भी लीज के नाम पर या उसको बंदोबस्ती के नाम पर लेके और प्राइवेट कंपनी को देने की कोशिश कर रही है। क्या ये पहले मंडी व्यवस्था को हटाना क्या इतना जरूरी था? इन किसान कृषि कानूनों के तहत मंडी व्यवस्था तो काम कर रही थी। अब ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि 2014 में ही नीतीश सरकार ने मंडी व्यवस्था खत्म कर दी थी। बाजार समिति, इतने बड़े बड़े आपके जो बाजार समिति थे जहाँ किसानों को कुछ उचित भाव, उचित मूल्य मिल जाता था, वो खत्म कर दिया बिहार सरकार ने। ऐसा पूरे देश में ये सरकार करना चाह रही है, तो किसानों का हाल आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए उसका कारण उजागर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं से चौथे स्तंभ को भी दबाया जा रहा है, मीडिया को भी दबाया जा रहा है और खबरें बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं हो पा रहा है।